touch clarification point. मैं एससी श्रीवास्तव हूँ। कल मैंने आप लोगों को यूनिट वेक्टर बताया है। What is meaning of unit vector and how you use a unit vector in a different problems. आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यह ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए, फर्स्ट एट ऑल यूनिट वेक्टर इट मीन्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, it is clear. But if we take three axes x, y and z and they are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other. Suppose that x axis, y axis and z axis. If we say I, j and k are unit vector along x axis, y axis and z axis. X axis, y axis and z axis. Then I, j and k are called orthogonal unit vector. Orthogonal unit vector, it means magnitude is equal to 1, but along x axis. J 1 along y axis, k is equal to 1 along z axis, I, j, k. So here, if we say 3i, इसका मतलब ये हुआ कि 3 unit along x axis. If we say 5k, it means 5 unit along k. Suppose that if we take force 5 Newton along x positive axis, 5 Newton along x positive axis, इसका मतलब हो गया we write 5i कैप। समझ में होंगे आप लोग कि किस तरीके से हम यहाँ पर कोई भी वेक्टर i, j और k के अलाउंग है तो उसको कोई भी वेक्टर x, y, z के अलाउंग है तो i, j और k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर मींस अगर a प्लस जीरो इक्वल टू a वेक्टर में लिखूं ये गलत है। क्यों? दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होगी। यहाँ पर आप देखते हो कि a वेक्टर है और यहाँ पर जीरो, ये स्केलर फॉर्म में है, इसलिए वेक्टर और स्केलर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि अगर हम जीरो वेक्टर ले लें तो आसानी के साथ इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम हो गई। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कभी कभी यहाँ हमें जरूरत पड़ जाती है। सपोज दैट इफ वी यदि कोई बॉडी मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में सपोज दैट लिखता हूँ और जिस समय ये मैक्सिमम हाइट अटेन करता है इसका वेलोसिटी जीरो होता है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It means at maximum height it becomes zero, but this zero is actually vector quantity. इसी तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और कहा जाए कि सिंगल रिवॉल्यूशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, सिंगल रिवॉल्यूशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट becomes zero because a particle moves from a point and once again it reaches at a point, then we say it is completed one revolution. और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो दैट वी राइट नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ओके,
कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है? जैसे हमने ये बोर्ड लिया, व्हाइट बोर्ड, और बहुत सारे वेक्टर इस बोर्ड पे इस तरह से ले लिए हैं। आप देख रहे हैं कि सारे वेक्टर्स एक प्लेन पर है। If all vectors lie on a single plane, it means these are called coplanar vector. इसी तरीके से एक कोलिनियर वेक्टर भी होता है। कोलिनियर वेक्टर it means all vectors directed in a same direction. It may be parallel. Then these are called कोलिनियर वेक्टर। ये जैसे वेक्टर आप देख रहे हैं A, B एंड C, ये सारे के सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर है, इसी की एक लाइन में। ये एक रफ आइडिया इसका होना चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? A is equal to B। अपोजिट वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर A is equal to वेक्टर माइनस B वेक्टर। फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? ये मैंने आपको बताया। यूनिट वेक्टर इट मींस हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद आई जे एंड के, इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। दीज आर आई जे एंड के आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। फिर जीरो वेक्टर क्या होता है? ये मैंने बताया कि जो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उस वेक्टर को बोलेंगे जीरो वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या है? जितने वेक्टर्स आप देख रहे हैं सारे के सारे प्लेन पर हैं, तो दीस आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। अगर सारे वेक्टर्स एक लाइन में हैं तो कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए इसके बाद जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं, वो है रूल्स ऑफ वेक्टर्स। रूल्स ऑफ वेक्टर इंटरमीडिएट में कई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन लॉज का हमें जरूरत पड़ता है। तो जैसे फर्स्ट एट ऑल पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ का मतलब क्या है कि सपोज दैट दो वेक्टर्स मैंने ले लिए P और Q, और ये अल्फा एंगल पे किसी सिस्टम पर लग रहे हैं P एंड Q, और फिर इस P और Q से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जो A B C D यहां पर दिखाई दे रहा है। इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल मिलता है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये P और Q का रिजल्टेंट है। इट इज रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में ये कह सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू P प्लस Q। लेकिन ये P प्लस Q का जो एडिशन है बहुत सिंपल नहीं है। इसको जब स्केलर फॉर्म में हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं, जिसको कि आपने पहले पढ़ा होगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos अल्फा। cos अल्फा एंगल बिटवीन P एंड Q। यहां अगर इसका स्पेशल कंडीशंस देखें तो फर्स्ट केस ये है व्हेन अल्फा इक्वल टू 0, इट मींस सेम डायरेक्शन। Then we obtain R max, R square max is equal to P square plus Q square plus twice PQ cos alpha। cos alpha यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री हो गया तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 1 हो जाएगा। It means R max is equal to, यहाँ आप P plus Q होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा P plus Q। अब P plus Q जो ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सपोज एक वेक्टर मैंने
P लिया और एक वेक्टर Q लिया, दोनों के डायरेक्शन सेम हो। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे जब हम लोग गले मिलते हैं तो गले मिलने का मतलब हुआ कि दो साइड्स मान लें एक दूसरे को, तो गले मिलते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर सेकंड कंडीशन देखें, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर it means r is equal to p square plus q square, because cos 90 equal to 0 it means total 0, तो r square is equal to p square या ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर p है और अगर दूसरा वेक्टर q इसके साथ 90 के एंगल पे है तो हम लोग इस कंडीशन को सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से थर्ड नंबर पे we can take when alpha is equal to 180 degree, then और 180 का मतलब हुआ अपोजिट यहां पर जब ये लेंगे ये लेंगे 180 तो ये r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos 180 होता है -1, इट मींस इट इज p minus q और q minus p होल स्क्वायर, यानी r की वैल्यू जो इस कंडीशन पे मिलेगी वो p minus q। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ये मतलब हुआ कि अगर इट इज b से इट इज p और यहाँ क्या करेंगे ये अगर q है तो आप देखते हो कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। यहां तक था तो 90 और अब क्या हो गया 180, तो देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट। तो जैसे आमने सामने जब मिलते हैं तो क्या हुआ 0 डिग्री, और अगर एक दूसरे को देखे और पीछे घूम जाए इसका मतलब क्या हुआ 180, यानी फ्रेंड्स की बात करें तो 0 डिग्री, और अगर एक दूसरे के दुश्मन समझे तो P और Q एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। एट दिस मोमेंट वी ऑब्टेन मिनिमम रिजल्टेंट P minus Q। अब देखिए इसको हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। कई तरह से यूज करने का मतलब है कि अगर यहां पर एक एग्जांपल लें कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, उनका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 न्यूटन है और उनका जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 न्यूटन है। तो अगर ये पूछा जाए कि अलग अलग ये फोर्सेस क्या होंगे तो देखिए मैक्सिमम जब बात बोली गई तो R max इक्वल टू P प्लस Q, इसका मतलब अगर दो फोर्सेस मैं F1 और F2 मान लूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 20, और अगर मिनिमम मान लूं तो F1 माइनस F2 इक्वल टू 4। अब इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं आप 12 न्यूटन एक आएगा, F2 इक्वल टू 8 न्यूटन एक। इसका मतलब ये फोर्सेस क्या होंगे पता चल गया।